गुड मॉर्निंग सक्सेस पॉइंट आईएएस एकेडमी में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग बैंकिंग को डिस्कस करेंगे और बैंकिंग में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन कौन से है भाई? एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। सिर्फ हम इसके डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, हम ये भी समझेंगे कि बैंक रेट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा भाई? आरबीआई के द्वारा। और उसके द्वारा किस तरीके से मनी के सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समझने वाली बात यहाँ पर होगी कि हाउ मनी इज टू बी कंट्रोल्ड बाय द किसके द्वारा भाई? आरबीआई के द्वारा। वो समझना जरूरी है। तो हमने कल देखा था कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। तो क्वालिटेटिव में 6 कौन कौन सा? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो और स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें एक और है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एक बच्चे ने सवाल उठाया था, आयुष बदानी ने। ठीक है, अब उसके बाद आगे आते हैं थर्ड, ये जो बी नंबर में है वो क्या? क्वालिटी को भी सही तरीके से क्वालिटी बनी रहे बैंकिंग सिस्टम का, वो क्वालिटी भी मेंटेन करने का काम किसका है? आरबीआई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, और वो पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है भाई? बैंक रेट। ठीक है, एक एक कर समझना ध्यान से। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट आप जान रहे हैं कि वह दर है, ठीक है, या वह रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वाणिज्य बैंक को एक तरीके से देना होता है। किसको? आरबीआई को, अगर उसने आरबीआई से लोन लिया है। जो बैंक रेट रहता है वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, याद रखना थोड़ा सा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जनरली इससे ना, मतलब अचानक से अगर पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो वो एक तरीके से बैंक दर से पैसे को लिया जाता है। किससे? यहाँ कॉमर्शियल बैंक हो गया भाई। ये बैंक रेट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। और ये क्या है? इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट अगर चाहिए होता है ना, तो आरबीआई किस रेट का इस्तेमाल करती है? बैंक रेट का। जैसे मान लो अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आरबीआई ने बोला ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंक रेट। अब समझो यहां पर कि अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बैंक रेट पहले 10% था मान लो, जनरली ये हाई होता है, ठीक है, बहुत कम नहीं होता, हाई होता है। और जो अगर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया गया भाई? 12%। तो 12% करने का मतलब क्या है? पहले बैंक रेट जो भी था उस पर मान लो 10 करोड़ रुपया का लोन ले रहा था, या 10 करोड़ रुपया लोन ले रहा था सारे बैंक, ठीक है। अब जो होगा, अब लोन महंगा हो गया, महंगा हो गया कि नहीं? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा एक तरीके से देना पड़ेगा आरबीआई को। या आरबीआई को कौन देगा भाई? कॉमर्शियल बैंक। तो एक तरीके से जब भी बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी का सप्लाई क्या होगा? या फिर सोचो ऐसे, लोन का अमाउंट क्या होगा? लोन जो लेने का अमाउंट होगा वो एक तरीके से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि जब भी लोन महंगा हो जाता है, तो कोई भी हो, चाहे बैंक हो चाहे हम हो, हम लोन लेना कम कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? कि लोन कम लेने का मतलब है मनी का सप्लाई कम होना। क्या मैंने बोला? सप्लाई ऑफ मनी का क्या होना? कम होना। और मनी का सप्लाई अगर कम होगा तो एक तरीके से क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होती है? जब इकोनॉमी में तरलता या सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है। तो अगर मनी में, अगर सप्लाई ऑफ मनी एक तरीके से बहुत ज्यादा है, और अगर एक तरीके से कोई कॉमर्शियल बैंक लोन लेने के आरबीआई के पास, तो वो क्या करेगा? रेट बढ़ा देगा, ठीक है, उसके पहले ही रेट बढ़ा देगा, ताकि जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन कम ले। और अगर लोन कम लेगा तो वो आगे लोन कम देगा, और आगे लोन कम देगा तो धीरे धीरे पैसा बैंक में तो जाएगा, लेकिन बैंक लोगों को नहीं दे रहा। इसका मतलब क्या? मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। और मनी के सप्लाई के कम होने की वजह से क्या कंट्रोल होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब क्या होगा? मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी। आई बात समझ में? कभी भी मुद्रास्फीति की सिचुएशन होगी, मैंने बार बार समझाया कि वहां पर आरबीआई या सरकार यही कोशिश करती है कि कैसे मुद्रा की आपूर्ति को कम की जाए। और मुद्रा की आपूर्ति कब कम की जा सकती है? जब बैंक रेट को बढ़ाया जाएगा। दूसरा इसका पहलू अगर देखा जाए, अगर बैंक रेट कम कर दे, ठीक है, तो अगर तुरंत कहीं लोन चाहिए होगा बैंक को, तो वो तुरंत कहां चला जाएगा? बैंक दर से तुरंत आरबीआई से लोन ले लेगा। तो मतलब वहां क्या होगा? अगर बैंक दर सस्ता हो जाएगा तो लोन इंटरेस्ट क्या हो गया? सस्ता हो गया।
जिसके वजह से लोन वो क्या लेगा, ज्यादा लेगा, और ज्यादा लेगा तो मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कौन सी सिचुएशन कंट्रोल होगी, डिफ्लेशन। तो अगर कोई पूछे सवाल आपसे कि अपस्फीति को कंट्रोल करने के लिए बैंक दर बढ़ाई जाती है आरबीआई के द्वारा या घटाई जाती है, तो बैंक दर घटाई जाती है। ठीक है, बैंक दर घटाई जाती है अपस्फीति को नियंत्रित करने के लिए। और अगर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आरबीआई जनरली इस रेट को क्या करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है ना आरबीआई का, वो रहता है सीआरआर और एसएलआर पर। सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तीनों ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। बस यहाँ तक समझ में आया, यहाँ बेसिक चीजें समझ में आई। जरूरी वो तो अब चेंज करते रहेगा ना, फिक्स रेट थोड़ा होगा। फिक्स रेट कैसे रखेगा आप ही बताओ। यहाँ पर अगर वो रेट को बढ़ा देगा, बढ़ा भी तो सकता है, घटा भी तो। हाँ तो वही तो मैंने बोला बैंक रेट का मतलब वही इंटरेस्ट, वही तो बढ़ाएगा घटाएगा, तभी तो मनी। अगर फिक्स रखेगा तब तो गड़बड़ है ना। नहीं, फिक्स कोई भी रेट हो ही नहीं सकता, फिर वो रेट नाम ही उसको फिक्स रेट नहीं बोलेंगे, बैंक फिक्स रेट नहीं बोलते उसको, फिर बैंक रेट क्यों बोलते हैं। हम लोग डिमांड डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां डिपॉजिट फिक्स कर देते एक बार अमाउंट, और डिमांड डिपॉजिट जो बार बार हम डिपॉजिट करेंगे विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे विड्रॉ, तो फिक्स नहीं रहता है। जनरली इसको ज्यादा नहीं छेड़ती है, ठीक है, आरबीआई, लेकिन तब भी इसको या इसका इस्तेमाल कर सकती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ज्यादातर मैंने बोला इन तीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब यहाँ पर समझो भाई, ये थोड़ा सा ये है पूरा उसी तरीके का जो मैंने समझाया अभी। क्या है कि अगर बैंक रेट कम हुआ तो क्या होगा, राइज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की बाजार दर में वृद्धि होगी, और उसके वजह से क्या होगा, पूंजी की लागत में वृद्धि होगी। जो पूंजी लेगा उस पूंजी को लेने के लिए उसे ज्यादा एक तरीके से चुकाना है भाई। उसके वजह से क्या होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, ऋण, लोन, तो लोन की डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब जब किसी चीज की डिमांड कम होती है तो इसका मतलब क्या है, सप्लाई भी क्या होगा, कम होगा, तो सप्लाई उसका घट जाएगा। अगर मान लो कि आज जो है एप्पल की डिमांड अचानक से बहुत कम हो गई, क्योंकि एप्पल में पता चला है कि एप्पल में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन या फिर कोई इंजेक्शन वगैरह डाल के ऐसा कुछ अफवाह फैल गया, इसका मतलब क्या है, उसकी डिमांड कम होगी तो सप्लाई अपने आप ही कम हो जाएगी भाई। एक तरीके से बोला जाए तो मार्केट में, जनरल केस में बता रहा हूँ, वैसे उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, वो डिमांड और सप्लाई में देखेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि जब डिमांड ही नहीं होगा पैसे का, कोई पैसा लेना ही नहीं चाहेगा, तो पैसे की कमी अपने आप ही हो गई। ठीक है, क्योंकि भाई पैसा तो बैंक में जा रहा है ना, लेकिन बैंक से लोगों के पास ज्यादा पैसा आ नहीं रहा है। क्लियर। उसके बाद इसके वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से बैंक रेट में अगर फॉल होगा तो उसके वजह से क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आएगी, और जब लोन सस्ता होगा तो एक तरीके से फॉल इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, की पूंजी का जो लागत है उसमें कमी आएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। सप्लाई किसका, मुद्रा का। अब मुद्रा का सप्लाई बढ़ा तो उससे क्या कंट्रोल हुआ, डिफ्लेशन कंट्रोल हुआ, जो कि हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब यही कॉन्सेप्ट हर एक चीज में लागू होगा, बस एक बार चीजों को समझ जाइए। अब देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि समझना है। यहाँ पर इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि सरकारी प्रतिभूति होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, कोई बताएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं या फिर हम लोग बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति, क्या होता है। गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है, नहीं वो आरबीआई से लेता नहीं है। ठीक है, जनरली क्या होता है वो समझो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, एक तरीके का बॉन्ड पेपर या कागज है। जैसे कि आप एलआईसी वगैरह आप जब खुलवाते हो तो आपको एक बॉन्ड पेपर दिया जाता है कि 4 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा अगर आपने इतना इतना प्रीमियम इतने साल तक भरा तो। जैसे जमीन का पेपर होता है कि नहीं, सेम उसी तरीके का एक पेपर होता है जो कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, सरकार के द्वारा सरकारी प्रतिभूति एक बॉन्ड होता है, बस लिखा हुआ रहेगा कि ये सरकार के द्वारा नामित है और ये 50,000 रुपया का ये कागज है, मतलब इस कागज की वैल्यू कितनी, 50,000 रुपया, और एक सरकार के द्वारा बॉन्ड पेपर इशू किया जाता है। और वो बॉन्ड पेपर कौन इशू करता है, सरकार के लिए, आरबीआई।
मतलब आरबीआई सरकार के बदले या फिर सरकार के लिए जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर जनता से पैसा या फिर बैंकों से पैसा लेती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर समझो कि ऊपर हो गया आरबीआई, ठीक है। आरबीआई जो है किसके बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत क्या करती है आरबीआई, सेल करती है या फिर आरबीआई क्या करती है, परचेज करती है। किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, दोनों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करेगी। मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कागज है, बॉन्ड पेपर है, जो कि बेचा और खरीदा जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। किसके बिहाफ में, किसके बदले, सरकार के बदले, ठीक है। अब समझो कि आरबीआई ने क्या करा भाई, सेल करा। सेल करा मतलब वो सरकारी प्रतिभूति जो है गवर्नमेंट है, उसमें मान लो कि ये 50 लाख रुपए का एक बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड मान के चलते हैं, एक बॉन्ड बेचा। अब बेचा तो कौन लेता है इसको, जनरली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो वित्तीय संस्थान होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर जो बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो खरीदते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जिस पर एक तरीके से रिस्क बहुत कम है, क्योंकि इसको डिस्काउंट रेट पर खरीदा जाता है। सोचो ये जब बेचेगा ना तो 50 लाख रुपया का बेचेगा ना, तो ये 50 लाख रुपया ये जो कमर्शियल बैंक है, या मान लो कि बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी जो प्रतिभूति है वो एक तरीके से आरबीआई से खरीदा। क्यों, क्योंकि ये बेच रहा है तो ये खरीदा है, तो ये 50 लाख रुपया खरीदेगा, तो ये पैसा कितना देगा इसको, ये 49 लाख ही देगा, मतलब डिस्काउंट रेट पर देता है। और जब बेचता है तो उसको पूरा मिलता है, समझ रहे हो। तो मतलब दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मिलता है किसको, जो खरीदता है, इसीलिए तो खरीदेगा, वरना क्यों खरीदेगा। सोचो एक सिक्योरिटी होता है ना इस पैसे में, चाहे सरकार कोई भी रहे, बीच में आरबीआई है जो इंटरमीडिएटरी के रूप में काम कर रहा है। अगर सरकार चली भी गई या सरकार के अगर अस्थिरता बना हुआ है, तो हम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी भी एक तरीके से बेचकर या इसको गिरवी रखकर हम आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा है जो कि जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छे तरीके से दी जाती है आरबीआई के द्वारा। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पर बेचा मतलब 50 लाख रुपया जो है वो किसने दिया, बैंक ऑफ इंडिया ने दिया कि नहीं दिया, मतलब ये कागज रख लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लिया, और एक तरीके से पैसा किसको दे दिया। तो इकोनॉमी से पैसा जा रहा है कि इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, जा रहा है। अर्थव्यवस्था से पैसा, ये कागज लिया जिसको हमने बॉन्ड बोला, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला सरकार का, वो कागज इसके पास आ गया, और बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पैसा दे दिया 49 लाख 50 लाख जितना भी डिस्काउंट रेट पर देना है। पैसा कहाँ चला गया, आरबीआई, और आरबीआई के थ्रू कहाँ चला गया, सरकार के पास। मतलब इकोनॉमी से पैसा निकल गया। तो इकोनॉमी से जब पैसा क्यों निकालने का सोचती है आरबीआई, जब इन्फ्लेशन हो। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, सेल करेगी या परचेज करेगी, सेल करेगी किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड की, सरकारी प्रतिभूति या बॉन्ड की। आई बात समझ में, ये समझ में कि कागज बेच रहा है। कागज क्या है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि किसके द्वारा सिक्योर किया गया, सरकार के द्वारा, और वो आरबीआई एक तरीके से बेच रही है उसको। तो दोनों तरीके से सिक्योरिटी है, मिडिल मैन भी एक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो जिसका है वो भी एक सरकारी दस्तावेज है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे सरकार कोई भी रहे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें तो बीजेपी कांग्रेस ने लिखा होगा ना, ठीक है। तो ये बात। दूसरा चीज क्या है कि अगर सरकार, अगर या फिर आरबीआई को लगा कि भाई इकोनॉमी में पैसे की कमी है, आरबीआई को क्या लगा, इकोनॉमी में पैसे की कमी है, तो बोलेगा भैया ये वाला ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप मेरे को दे दो, परचेज करेगा, ये बेचेगा, और ये क्या करेगा, परचेज करेगा। कौन परचेज करेगा, आरबीआई। खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और जब खरीदेगा तो उसके बदले वो 50 लाख रुपया फिर से बैंक ऑफ इंडिया को दे देगा। अब जब 50 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया पास आ गया तो वो लॉकर में तो रखेगा नहीं, वो इसीलिए ले रहा है ताकि उसका ऋण वगैरह वो दे सके, मतलब लोन वगैरह दे सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब पैसा यहाँ से यहाँ आया और ये सरकारी प्रतिभूति जब यहाँ गया, तो उसके वजह से क्या हुआ भाई, हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ गई, या फिर मनी का सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया। और मनी का सप्लाई बढ़ गया, उससे क्या हुआ, कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल हुआ। आई बात समझ में। तो याद रखना कि अगर कोई पूछे कि डिफ्लेशन, अपस्फीति को नियंत्रण करने के लिए या फिर अपस्फीति में मतलब कोई कमी करने के लिए, उसको मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, आरबीआई परचेज करती है किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड।
ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड को क्या करती है, परचेज करती है। तो क्या हो गया भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट सो दैट अपस्फीति एंड मुद्रास्फीति कैन बी कंट्रोल। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी, इसको समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो कोई भी बोलेगा आपको दिमाग लगाना है, इसीलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कभी आता है तो आप तुरंत उसको टिक करने की कोशिश मत कीजिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बोल क्या रहा है। बिना पेन चलाए हिस्ट्री बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिना पेन चलाए नहीं हो सकता। ठीक है, तो पेन चलाना जरूरी है। पूछ लिया भाई कि भाई मान लो कि ऐसे कि आरबीआई जो है, आरबीआई ने सेल करा है, सेल करा, किसका सेल करा है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, सुनील सर ने बताया था, क्या बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक कागज है, एक बॉन्ड है, और वो कागज को बेच रहा है जिस पर एक तरीके से 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लिखा हुआ है। और उसको बेचने पर, जैसे कि आप जमीन बेच रहे हो तो जमीन थोड़ा बेच रहे हो, आप जमीन का कागज बेच रहे हो ना एक तरीके से। जमीन ऐसे तो उठा के लो भाई, ले लो जमीन, कागज ही तो देते हैं, तो एक तरीके से कागज की वैल्यू है, न कि उस जमीन की वैल्यू। अगर कागज नहीं है तो उस जमीन की वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है। अगर उस जमीन का कागज नहीं है आपके पास तो उस जमीन की वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है, फिर तो वो सरकार की हो गई, जिसके पास उसका कागज उसकी उसका वो जमीन हो गया। तो सेम उसी तरीके से याद रखना है कि भाई एक कागज है जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, ये सेल किया जाता है किसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्थान को, या फिर एक तरीके से कॉमर्शियल बैंक को, ताकि पैसे जो है वो एक तरीके से इकोनॉमी से निकाला जा सके और ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेते हैं उसको। ठीक है, जनरली, क्योंकि उतना पैसा अगर वहां लगाएगा कोई एंटरप्रेन्योर तो वो स्टॉक मार्केट में नहीं लगाएगा। ठीक है, लेकिन जनरली वहां पर सिक्योरिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू अगर ओपन मार्केट में हम अगर लोन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सेल करा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सेल करने से क्या कंट्रोल हुआ, इन्फ्लेशन। सेल किया, अब सोचिए इसके क्या हुआ, तरलता कम हो जाती है और वाणिज्य बैंकों के नकदी भंडार में कमी आती है। शो करता है ना लिक्विडिटी एंड लीड्स टू अ फॉल इन द कैश रिजर्व, और जो रिजर्व रहता है वो पैसे जो लॉकर वॉकर में रखा हुआ है वो एक तरीके चला गया, और कौन कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया। और उसके वजह से क्या होगा, आप सोचो कि पैसा ही आरबीआई के पास चला गया, जिसका मतलब फॉल इन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब लोन एक तरीके से क्या होगा, कम देगी। कौन लोन देता है, कौन है भाई, पब्लिक को कमर्शियल बैंक देता है। उसके वजह से क्या होगा, अगर लोन क्रेडिट कम हो जाएगा, लोन का डिमांड कम हो गया, तो एक तरीके से उसका सप्लाई भी कम हो जाएगा, और सप्लाई के कम होने की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल। दूसरा यहीं पर कि अगर परचेज कर लिया वो कागज परचेज कर लिया, जिसको हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोला, तो उसने क्या करा, आरबीआई ने पैसा को रिलीज करा अर्थव्यवस्था में। अब वो पैसा लिया है भाई कोई भी बैंक उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को देने के बदले, जिसका मतलब थोड़ा ना उसका चार्ज डालेगा, वो तो लोन लेने के लिए तो क्या, ताकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, नहीं तो प्रॉफिट तो मिल रहा था वहां पर उसको रखने से, है कि नहीं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी आरबीआई भी। लेकिन अब एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर राइज इन द क्रेडिट क्रिएशन, मतलब लोन जो है वो एक तरीके से बढ़ेगा, उसके वजह से क्या होगा, राइज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में बढ़ोतरी हो गई। अब मनी सप्लाई में बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब लोग खर्चा ज्यादा कर रहे थे, इन्फ्लेशन अपने आप ही कंट्रोल हो गया। समझ गए, तो हमने क्या देखा भाई, इन्फ्लेशन का दो मतलब होता है, को बोलेगा तो बोलेगा सर, या फिर जो पूछा उसको बोलेगा बेवकूफ, सिर्फ प्राइस का बढ़ना ही इन्फ्लेशन नहीं होता है, बोलोगे मनी का सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ना एक तरीके से इन्फ्लेशन का कारण बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की जैसा बात करना है। ठीक है, कोई बोले कि सब सही है तो बोला नहीं तुम म्यूचुअल फंड हो क्या जो सब सही हो, है कि नहीं, तो इकोनॉमिक भाषा में बात करो थोड़ा सा। आगे आते हैं तीसरा, रेपो दर। रेपो रेट क्या होता है भाई, रेपो रेट क्या होता है ये समझना, द रेट एट विच द आरबीआई या सेंट्रल बैंक ऑफर्स अ शॉर्ट पीरियड लोन, कुछ समय काल के लिए जो लोन दिया जाता है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, किसको, कॉमर्शियल बैंक को, बाइंग बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट ऑपरेशन। मान लो कि किसी के पास, ऐसे समझो किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 50 करोड़ का पड़ा हुआ है, ठीक है, अब वो बोला कि यार मेरे को लोन दे दो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ा हुआ है ना, तो एक तरीके से हम आपको पूरा नहीं बेच रहे, लेकिन मेरे को 50 करोड़ का नहीं, मेरे को 10 करोड़ का चाहिए।
तो बोला ठीक है भाई, अब 3-4 महीने के लिए आप शॉर्ट टर्म लोन ले लो, 1 साल से कम के लिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से उनके बिहाफ में वो लेता है, और जो रेट पर लेता है शॉर्ट टर्म लोन, किससे? आरबीआई से। कौन? कमर्शियल बैंक, उसको हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या बोला गया, आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति को खरीदकर वाणिज्य बैंकों या वाणिज्य बैंकों पर जिस दर पर अल्प अवधि ऋण प्रदान करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बिहाफ में, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसके पास, बोला भाई मेरे पास सिक्योरिटी, इसके लिए सिक्योरिटी तो देगा नहीं, वो डायरेक्टली वो लोन लेने चला गया, तो जनरली उसको एक तरीके से लोन मिलता है। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर फिर से आएंगी, क्या? हाँ, नहीं, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। आगे आते हैं, फॉल इन द और राइज इन द रेपो रेट। अब मान लो रेपो दर में बढ़ोतरी हो गई, ठीक है, रेपो रेट बढ़ गया भाई, इसका मतलब राइज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आप ज्यादा रेट पर दे रहे हो तो बोलोगे भाई नहीं लेना है, नहीं लेना। अब अगर एक तरीके से रेट बढ़ गया तो फॉल इन डिमांड होगा क्रेडिट का, उसकी वजह से फॉल इन सप्लाई, उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसलिए मैंने बोला दो चीज अगर समझ गए तो उसके बाद सारी चीज फटाफट अपने आप ही समझ में आएगा। दूसरा चीज क्या मैंने बोला कि अगर रिवर्स रेपो रेट, सॉरी, रेपो दर में एक तरीके से क्या है, कमी है, तो कमी आने की वजह से क्या होगा, ज्यादा लोन लेगा ना, बोले यार यही सस्ता मिल रहा है यही ले लो, एक तरीके से, ठीक है। और उससे ज्यादा पैसा लेगा आरबीआई से, तो क्या करेगा, लोन ज्यादा देगा, उसकी वजह से क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन, ठीक है। तो रेपो दर समझ में आ गया। अब रिवर्स रेपो रेट समझो, ये थोड़ा सा अलग तरीके का है जो समझने वाली बात है, यहाँ उल्टा काम होता है। रेपो दर कहाँ, आरबीआई जो है वो लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक को। रिवर्स, रिवर्स गियर लगाते तो क्या होता है, गाड़ी पीछे जाता है कि आगे जाता है, पीछे जाता है, तो यहाँ पर पीछे जा रहा है पैसा, मतलब इसका मतलब क्या है, कमर्शियल बैंक के पास ना कभी कभी बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है, मान लो, ठीक है। आरबीआई के पास क्या हो गया, सॉरी कमर्शियल बैंक के पास कभी कभी पैसा हो गया, वो ऋण नहीं देना चाह रहा, क्या करना चाह रहा है, ऋण नहीं देना चाह रहा है, और वो चाह रहा है कि भाई ये जो पैसा है ना वो हम कहाँ करें भाई, तो या तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के दे दे, या फिर कुछ सरप्लस अमाउंट जो पैसा है वो एक तरीके से कहाँ पर जमा कर दे, आरबीआई के पास जमा कर दे। बोला भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, तो वो आप एक तरीके से या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को दे दो, या फिर ये 10 करोड़ रुपया आप अपने पास मेरे लिए एक सेविंग का काम करो। सेविंग अकाउंट होता है, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, सेम उसी तरीके से बैंक जो है अगर एक्स्ट्रा पैसा जमा कर रहा है किसके पास, आरबीआई के पास, तो आरबीआई उसके बदले क्या देती है उसको, इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, और उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। या उल्टा हो रहा है, आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको दे रही है, कमर्शियल बैंक। रेपो दर में कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई को इंटरेस्ट रेट दे रही थी। तो यहाँ बोला गया द रेट एट विच द आरबीआई सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक थ्रू द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। वो उस पर क्या देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है, डिस्काउंट रेट पर तो देती है, वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। ओपन मार्केट ऑपरेशन कुछ नहीं है, ऑपरेशन है ना जिसके तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा और खरीदा जा रहा है, ठीक है। लेकिन उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है कौन, आरबीआई, किसको, कमर्शियल बैंक को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। या फिर ऐसे समझना कभी कभी इसका कि अगर कोई सरप्लस या अधिशेष अमाउंट, सरप्लस का मतलब क्या हो गया, अधिशेष, अगर कुछ अधिशेष या फिर सरप्लस या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट अगर होता है कोई भी बैंक के पास, तो वो पैसा जो है वो ऋण देने के बजाय वो पैसा जाकर आरबीआई के पास रख देती है, और उस पैसे के बदले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस ब्याज दर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। ठीक समझ में आ गया, रिवर्स उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या हो गया, अगर मान लो कि यहाँ पर क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट में क्या हो गया, कमी आ गया, तो रिवर्स रेपो रेट में कमी आएगा तो कमर्शियल बैंक पैसा पार करेगा, है? रिवर्स रेपो रेट जब कमी हो गया, कम हो गया, तो उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो आज जो कमर्शियल बैंक है, जो वाणिज्य बैंक है, वो अपना पैसा पार करेगा क्या आरबीआई के पास, नहीं करेगा। तो नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, पैसे का फ्लो बढ़ेगा। अब बढ़ेगा इसका मतलब क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा।
कनेक्ट करना है, यही पे बात समझ में आ रहा है, यही दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि फ्लो फ्लो में चल देना है, वैसे काम नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, अगर रिवर्स रेपो रेट में अगर बढ़ोतरी हो गई, हाँ भाई बढ़ा दिया, तो इसका मतलब कि भाई क्यों हम लोन देंगे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आरबीआई दे रहा है तो हम पैसा, तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो दर बढ़ा देती है, ताकि वो लोन देने के बदले वो पैसा आरबीआई के पास रखे। कौन? बैंक। और जब आरबीआई पे पैसा रखेगी तो वो लोन नहीं देगी, और लोन नहीं देगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, फिर कुछ समय के बाद पैसा रेट घटा देगी, तो रेट घटा देगी तो वहां से पैसा निकाल लेगा वो बैंक। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे आरबीआई जो है वो खेलता है, खास करके मॉनेटरी पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो ये समझ में आया भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हुआ राइज की वजह से, और यहाँ पर फॉल की वजह से डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल हुआ। अब जो बेसिक चीज है वो समझो, ये वाला तो समझना ही समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन इंपॉर्टेंट था, वैसे सीआरआर भी इंपॉर्टेंट है। सीआरआर का मतलब नगद आरक्षित अनुपात। अब यहाँ पर क्या बोला, कैश रिजर्व रेशियो। सोचो, सिर्फ सोचना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं करना है कुछ। ये क्या है भाई, बैंक है, बैंक, वैसे तो लग तो नहीं रहा है बैंक, ये है बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसबीआई मान लो, ये एक तरीके से, और ये क्या हो गया भाई, ये आरबीआई हो गया। अब हर दिन पैसा जमा होता है कहां पर, कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक के पास मान लो कि आज 50,000 रुपया कैश में जमा हुआ, ये पैसा टोटल जो जमा हुआ वो 50,000 रुपया डिपॉजिट हुआ, ठीक है, डिपॉजिट हुआ, जमा हुआ 50,000 रुपया। और आरबीआई ना सीआरआर जो है वो एक तरीके से रखा हुआ है, मान लो कि 10%। वैसे सीआरआर कम रहता है, एसएलआर ज्यादा रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखना, सीआरआर हमेशा कम रहेगा, रेट जो रहेगा, और एसएलआर जो रहेगा वो ज्यादा रहता है। अब समझो यहाँ पर सीआरआर, नगद आरक्षित अनुपात, मतलब अब 50,000 रुपया का ना कुछ पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल, ठीक है, याद रखना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। हर दिन जो पैसा जमा होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि एक तरीके का लायबिलिटी ही तो है। सोचो हम जाके जमा कर रहे हैं तो बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी है ना, क्योंकि बैंक को तो वो पैसा चुकाना है मुझे। मैंने अगर पैसा बैंक को दिया है तो वो बैंक की लायबिलिटी हो गई ना भाई। क्यों? क्योंकि बैंक को वो पैसा मेरे को देना पड़ेगा जब मैं मांगूंगा। जैसे कि मैंने आपको, आप बैंक हो, मैंने आपको पैसा दिया है, मतलब लायबिलिटी क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है आपके लिए, मतलब आपको वो पैसा मेरे को देना है, कि मैंने फ्री फोकट में तो जमा नहीं किया, मेरे को तो वो पैसा वापस चाहिए। इसीलिए यहाँ लायबिलिटी टर्म आता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कभी भी डिमांड करके किसी भी टाइम पर वो लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है बिग बैंक के लिए। यहाँ पर समझना, अब 50,000 में मान लो कि 10% क्या रखा है, सीआरआर। अब 10%, 50,000 का 10% कितना हो गया भाई, 5,000, हाँ कि नहीं, 5,000 हुआ, 5,000 रुपया, मतलब वो 5,000 रुपया शाम शाम तक आरबीआई के खाते में जमा हो जाना चाहिए। मतलब क्या बोला आरबीआई ने, कि भाई आप जितना भी पैसा आपके आपके बैंक में जमा हो रहा है ना हर रोज, उसका जो भी परसेंट हमने रखा हुआ है सीआरआर, वो कैश के रूप में, नगद के फॉर्म में आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इसका मतलब कैश के रूप में कहां जमा रखना पड़ेगा, मतलब वैसा प्रतिशत या वैसा परसेंटेज जो किसी वाणिज्य बैंक को या किसी कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास में जमा रखना होता है अपने कुल जमा राशि का, उसको हम लोग नगद आरक्षित अनुपात, नगद में रिजर्व करना है, नगद में रिजर्व करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इसका मतलब समझे कि हमने क्या बोला भाई, कि ये बैंक अब सारा पैसा लोन में तो देगा नहीं भाई, इसीलिए कुछ पैसा वो एक तरीके से कहां रखता है, आरबीआई के पास। आई बात समझ में? और वो हमेशा नगद के फॉर्म में होगा, ये नहीं बोलेगा जमीन जमीन का पेपर आता है, ये जमीन का पेपर रख लो ना, नगद में ही एक तरीके से जमा रखना होता है, किसके पास, आरबीआई के पास। उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इट रेफर्स टू, अब सोचो यहाँ पर सिर्फ मान लो कि सिर्फ सीआरआर है, अब सीआरआर में 5,000 रुपया वो दे दिया, इसका मतलब इसके पास बचा कितना भाई, 45,000 रुपया, नहीं, हाँ ना, 45,000 रुपया तो बचा, 45,000 रुपया बचा, मतलब ये 45,000 रुपया लोन दे सकता है कि नहीं लोन दे सकता है, ऐसे समझ लो। वैसे ये 45 का 45 पूरा लोन नहीं देगा, क्यों? क्योंकि इसमें से एसएलआर भी रखना होता है, जो एसएलआर समझेंगे हम लोग आगे। बस यहाँ पर क्या समझना है, 45,000 रुपया लोन दे सकता है। अब सोचो कि यहाँ पर अगर आरबीआई ने सीआरआर बढ़ा दिया, पहले 10% था, अब 20% कर दिया, 20% कर दिया, मतलब क्या, पहले से ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा या पहले से कम, पहले से ज्यादा पैसा।
तो पहले से ज्यादा पैसा, मतलब मान लो कि 5,000, अभी भी 50,000 जमा हो रहा था, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000। मतलब अब इसको 10,000 रुपया जमा रखना पड़ेगा। मतलब अब कितना लोन दे सकता है वो, 40,000। तो लोन की कमी हो गई, लोन कम देने लगा। तो लोन जब कम देगा तो मनी का सप्लाई कम होगा, मनी का सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन नियंत्रण, इन्फ्लेशन कंट्रोल। आई बात समझ में। दूसरा तरफ देखो, अगर ये सीआरआर क्या कर दे, 5% कर दे, तो इसका मतलब क्या हो गया, सीआरआर 5%, मतलब इसका कितना हो गया, 2500 रुपया ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 2500 रुपया ही वो नगद के रूप में रखेगा, बाकी सारा वो लोन में देगा। तो मतलब 40,000 से बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो वहां पर क्या हो गया, मनी का सप्लाई बढ़ गया। अब मनी का सप्लाई बढ़ गया तो क्या कंट्रोल हुआ, डिफ्लेशन कंट्रोल हुआ। समझ में आया। तो बस याद रखना कि वैसा प्रतिशत जो कुल जमा राशि का, या कुछ जो सर्टेन एनडीटीएल बोलते हैं उसको, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जो पैसा नगद के फॉर्म में आरबीआई के पास रखा जाता है किसी भी वाणिज्य बैंक के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीआरआर बोलकर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसी को समझो कि अगर सीआरआर बढ़ता है तो क्या होता है। अभी हमने देखा भाई, सीआरआर अगर बढ़ गया, सीआरआर अगर बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होगा, राइज इन द कैश रिजर्व, कैश रिजर्व में बढ़ोतरी हो जाएगी। जो नगद आरक्षित में, या नगद जो जमा राशि उसमें, या नगद भंडार में एक तरीके से वृद्धि होगी, जिसके वजह से क्या होगा, फॉल इन द मनी सप्लाई, वाणिज्य बैंकों की मुद्रा आपूर्ति में गिरावट, और उसके वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल। दूसरा अगर देखा जाए, सीआरआर में कमी आ गया तो कम पैसा रखना पड़ेगा, कम पैसा रखेगा तो ज्यादा पैसा लोन देगा, ज्यादा पैसा लोन देगा तो एक तरीके से डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या, अब स्थिति आपको नियंत्रण में देखने को मिलेगी। यहां तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, आगे अगर देखा जाए एसएलआर, अब देखना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। अब समझो कि हमने अभी बोला, भी एक एग्जांपल लिया था 50,000 रुपया का, कि 50,000 रुपया अगर एक बैंक के पास जमा होता है, एक बैंक के पास जमा होता है, कौन सा बैंक, कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो याद रखना कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्य बैंक। तो वो कुछ पैसा क्या करता है भाई, आरबीआई के पास जमा रखता है। ठीक है, नगद के फॉर्म में। तो नगद के फॉर्म में या कैश के रूप में करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीआरआर बोल के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 50,000 का हमने बोला अभी 10%, ऐसे मान के चलो कि 10% सीआरआर था, तो 10% सीआरआर था, मतलब 5,000 रुपया वो एक तरीके से क्या कर रहा था, कहाँ रख रहा था, नगद के रूप में आरबीआई के पास। सीआरआर वैसा पैसा होता, अब बोलता है आरबीआई उसको कि भाई ऐसा सिर्फ मेरे पास रखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने पास भी कुछ पैसा रखना पड़ेगा, ताकि जो है हमेशा के लिए आप ऐसा नहीं करोगे कि आप मेरे पास आ जाओ, जो पैसे जरूरत पड़ गई आ जाओ, नहीं, ऐसा काम नहीं करना। आपको अपने पास भी तो सिक्योरिटी के लिए रखनी पड़ेगी। तो आरबीआई ने बोला कि ठीक है, ये कमर्शियल बैंक ने बोला ठीक है भैया हम रख लेते हैं, कितना रखें, तो इसने बोला 20% आप एसएलआर रखो भाई। ठीक है, एसएलआर, इसका मतलब इसका 20% कितना हो गया, 10,000। कि भाई 10,000 रुपया जो होगा बैंक अपने लॉकर में रखेगा, हर दिन का जमा राशि। और वो जमा राशि सिर्फ कैश में नहीं होगा, वो गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो जमीन का पेपर भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से कोई भी लिक्विड एसेट हो सकता है। लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है वो समझना। लिक्विड एसेट का मतलब होता है, या तरल संपत्ति का मतलब होता है वैसी संपत्ति जिसको कभी भी बेचकर हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास गोल्ड है, तो गोल्ड कभी भी तुम उसको बेचकर उसको कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वैसा कोई भी संपत्ति या वैसा कोई भी एसेट जिसको तुम बेचकर बाजार में पैसे ला सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड एसेट। ठीक है, और लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना होता है। इसका मतलब क्या, द लिक्विड एसेट इंक्लूड क्या होता है भाई, कैश होता है, गोल्ड होगा, या फिर अनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या फिर भारित या भार रहित स्वीकृत जो प्रतिभूति होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कभी बेचकर हम पैसा वापस कर सकते हैं कि नहीं। या आपके पास बॉन्ड पेपर होगा कुछ, जैसे कि आपने एलआईसी के ऊपर लोन दिया, एलआईसी का बॉन्ड पेपर आपने रख लिया। ठीक है, ऐसा करके हो सकता है। या फिर आपने मान लो कि एलआईसी का, खैर वो नहीं देगा, एलआईसी वाला ही देता है लोन, लेकिन मान लो कि बैंक का इंश्योरेंस होता है। बैंक का इंश्योरेंस का मतलब क्या हो रहा है, वैसा बैंक जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमन ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या दिया भाई, उन्होंने बोला कि बैंक जो है वो ज्यादा इंश्योरेंस बेचने पर फोकस कर रहे हैं, जो कोर बैंकिंग है उस पर एक तरीके से हट रहे हैं। तो वैसा बैंक, या अगर बैंक को इंश्योरेंस फैसिलिटी दे रही है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंक का इंश्योरेंस, बैंक इंश्योरेंस प्रोवाइड। तो बैंक इंश्योरेंस देगी, तो इंश्योरेंस मान लो किसी का 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ के ऊपर वो लोन लेना चाह रहा है, तो वो लोन ले सकता है। तो वो एक तरीके की सिक्योरिटी ही तो है।
कि वो सिक्योरिटी या कोलेट्रल है उसके पास, तो बोला कि उसके फॉर्म में आप पैसा रख सकते हैं, मतलब एक लिक्विड एसेट के रूप में आपको अपने पास पैसा रखना होगा, लेकिन जो आरबीआई के पास रखेगा वो नगद के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब सोचो आरबीआई ने बोला 20%, मतलब वो 10,000 रुपया जो है वो कहाँ रखा, अपने पास। तो मोटा मोटा अगर मान लो कि 10,000 5,000 कितना लोन दे सकता है, 35,000 का लोन दे सकता है वो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज समझना है कि अगर मान लो कि एसएलआर बढ़ा दिया, मतलब अब एक बैंक को ज्यादा अपने पास रखना होगा और कम पैसा लोन देगा, तो अगर सीआरआर बढ़ाएगा तो क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि सीआरआर बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा पैसा बैंकों को रखना पड़ेगा अपने पास और वो कम लोन देगा, कम लोन देता है तो क्या कंट्रोल होता है, मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई कंट्रोल होगा तो क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और अगर एसएलआर एक तरीके से बढ़ा दिया तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, सॉरी एसएलआर घटा देगा, अगर एसएलआर घटा देगा तो क्या होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि एसएलआर घटाने का मतलब कम पैसा बैंक रखेगा भाई, और कम पैसा रखेगा मतलब ज्यादा पैसा लोन देगा, और ज्यादा पैसा लोन देगा तो वो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है। वही चीज है कि एसएलआर एक तरीके से राइज होगा, उसके वजह से क्या होगा, फॉल इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर सीआरआर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, फॉल इन द मनी सप्लाई ऑफ द कमर्शियल बैंक, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। सेम चीजें हैं जिसको आप समझ सकते हैं। अब आ जाओ भाई क्वालिटेटिव में, क्या है क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव हमने समझ लिया, अब क्वालिटेटिव समझो। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होगा, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आरबीआई सिर्फ रेट वगैरह ऊपर नीचे नहीं करती है, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की एक क्वालिटी बनी रहे उसके लिए भी कदम उठाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई, अगर कहीं पर भी बात आएगी क्वालिटेटिव का, तो आप ये बोलना है आपको कि आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द सेलेक्ट सेक्टर, या फिर सिलेक्शन ऑफ अ सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। जैसे मान लो कि अगर कोई बैंक है, एक बैंक है भाई, वो ना एक ही क्षेत्र को, एक ही सेक्टर को, 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अगर मान लो कोई बैंक है जैसे बैंक ऑफ इंडिया है, उसने सिर्फ लोन दिया किसको, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को दे रहा है, मतलब 50 करोड़ लोन बांटा, 50 करोड़ लोन इसी को दे दिया, अब क्या हुआ, खेती बाड़ी हुआ नहीं, सारा पैसा डूब गया, दिक्कत परेशानी में आ गया। तो आरबीआई क्या बोलती है कि भाई आपको पैसों की क्वालिटी मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको हर एक क्षेत्र को, तीनों क्षेत्र को एक तरीके से क्या होगा, इक्वल अमाउंट देना चाहिए। इक्वल अमाउंट मतलब ऐसा नहीं कि इक्वली इक्वली, वो एज पर द प्रोपोर्शन आपको देना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एक एक क्षेत्र अगर घाटे में जा रहा है तो आपका पैसा भी घाटे में चला गया, क्योंकि वो लोगों का पैसा है। और अगर लोगों का पैसा एक बार चला गया, इसका मतलब लोगों का जो भरोसा है, भरोसा जो है बैंकिंग सिस्टम पर, वो उठ जाएगा। तो आरबीआई का मेन काम क्या है कि भाई लोगों का, जैसे स्टॉक मार्केट में अगर एक बार भरोसा उठ गया किसी स्टॉक को लेकर, तो फिर वो कंपनी दिक्कत हो जाएगा। या फिर जो स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक तरीके से दिक्कत परेशानी है, और हमारी इकोनॉमी को भी बहुत घाटा होगा। तो भरोसा बहुत जरूरी होता है, खास करके बैंकिंग सिस्टम में आप भरोसा ही करके तो पैसा वहां जमा रख रहे हो कि भाई मैं भरोसा कर रहा हूँ कि ये जो 10 लाख रुपए का ज्वेलरी है ना, वो आपके लॉकर में सेफ रहेगा, और उसके लिए मैं आपको एक सर्टेन ब्याज दे रहा हूँ हर महीने का 200 रुपया 300 रुपया, ताकि लॉकर फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकूं मैं। ये भरोसा ही तो है। तो ये क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ऐसा ना हो कि सिर्फ क्वांटिटी पर चले और क्वालिटी हमारा क्या हो, ऐसा ना हो कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, आपको समझ में कुछ आया नहीं। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी तो मैंने दे दिया, लेकिन क्वालिटी निकल के नहीं आया, क्योंकि आपको समझ ही में नहीं आया। तो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी उसी तरीके से आपके स्टडी में भी होनी चाहिए, कि सिर्फ ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ज्यादा पढ़ा उसमें से कितना आपके ये भेजा में घुसा, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्वालिटी स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी के साथ। तो क्वांटिटी और क्वालिटी अगर साथ में आ जाता है तो, ज्यादा रसगुल्ला बना दिया आप मान लो होली में, चाशनी गड़बड़ हो गया तो दिक्कत है, फिर थोड़ा ही रसगुल्ला बनाओ, 4 5 10 15 ही बनाओ, लेकिन बढ़िया वाला बनाओ थोड़ा सा, तो क्या मजा वाली बात है कि नहीं। तो वही चीज है। तो आरबीआई क्या करके चलती है, कंट्रोल करके चलती है, क्या, क्वालिटेटिव। उसमें सबसे पहला आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्या देता है, लोन देता है कि नहीं। लोन देने के लिए क्या चाहिए बैंकों को, क्या चाहिए, बैंकों पैसा चाहिए लोन देने के लिए बोल रहा हूँ, पैसा होगा तभी तो लोन देने का सोच रहा है, कोलेट्रल।
गिरवी रखना पड़ता है सामान कुछ। आप जब मान लो घर लेने जा रहे हो, घर लेने जा रहे हो, मान लो ये सुंदर सा झोपड़ी आपका है, ठीक है। अब ये सुंदर सा झोपड़ी मान लो चुटकी का है, किसका है, चुटकी का। अब जो चुटकी है वो ये झोपड़ी बेचना चाह रही है क्योंकि उसका फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा गड़बड़ा गया, ठीक है। अब ये झोपड़िया जब बेचने गई कहां पर, बैंक के पास, तो बैंक ने बोला हाँ भाई ठीक है, तो बोला कि भाई रेट तो हमारे अनुसार मार्केट रेट है अभी 50 लाख रुपए ये झोपड़िया का, अभी झोपड़ी का 50, तो क्या बैंक 50 लाख का 50 लाख लोन दे देगी, नहीं देगी, चांस ही नहीं। तो आरबीआई ये बोलती है बैंकों को कि भाई हमेशा आप कोलेटरल का मार्जिन रखोगे अपने पास, मतलब जनरली 30% रखा जाता है, ठीक है, कि जितना भी एसेट है ना, जितना भी एसेट कोलेटरल का जो एसेट वैल्यू है, एसेट वैल्यू का संपत्ति का वैल्यू 50 लाख है, 50 लाख का 30% छोड़ दो। तो उसने चुटकी को बोला कि भाई आपको इसका 70%, मतलब कितना भाई, 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपया ही हम आपको लोन देंगे। क्यों, क्योंकि मान मान लो आगे चलकर आप यहां से भाग ली तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे पास एक सिक्योरिटी होना चाहिए ना। तो उसके लिए जो है मार्जिन रखती है अपने पास, मार्जिन रखती है, कौन रखती है, कॉमर्शियल बैंक। तो ये तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए तो है, ताकि ऐसा ना हो कि 35 लाख रुपए का लोन दे दिया भैया, 50 के 50 लाख, और वो भाग लिया तो खत्म हो गया, दिक्कत ही है कि नहीं। तो ये बात समझने वाली बात है। तो 35 लाख रुपया चुटकी को लोन दे दिया गया, और जो 15 लाख रुपए अपने पास वो सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पर तो पूरा घर ही है, लेकिन 15 लाख रुपए का मार्जिन है ना, कि अगर मान लो 4-5 महीने ईएमआई नहीं चुकाई तो फिर हम एक तरीके से लगातार, वैसे बोला जाता है कि 3 महीने तक या 3 किस्त अगर कोई नहीं देता तो वो किसके अंदर आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसके बाद उसको एक तरीके से बेचने की तैयारी की जाती है 2-3-4-5 नोटिस के बाद, ठीक है। जैसे हाल ही में सुना होगा आपने, अनिल अंबानी के घर को बैंकों ने गिरवी गिरवी रख लिया, कोई 1400-1500 करोड़ का घर था। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से क्या है, वो एक तरीके से एसेट है जो बैंक अपने हाथ, अगर आप कोई दैनिक जागरण या कोई अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें हमेशा आता रहता है कॉलम में कि ये पंजाब नेशनल बैंक का ये जो घर है या ये जमीन जो है वो हमारे पास है और ये हम इतने कॉस्ट में बेच रहे हैं, वो पूरा आता है। तो आप डायरेक्टली वहां से परचेज कर सकते हैं लैंड। तो जमीन को अगर परचेज करना है तो पेपर जरूर पढ़िए थोड़ा सा, अब पेपर में वो कॉलम देखिए जहां पर वो एडवर्टाइजमेंट आया, सारे बैंकों को निकालना होता है, फिर वहां बोली लगती है, बोली लगने के बाद जो उसको परचेज कर सकेगा परचेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि बहुत सारा एसेट बैंकों के पास रहता है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल सा इसका मतलब क्या, क्वालिटी को मेंटेन करना, ताकि एक बैंकिंग सिस्टम का जो नींव है वो गड़बड़ा ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड फॉर अ लोन। कितना करंट वैल्यू कितना है 50, अब कितना दिया, इन दोनों का डिफरेंस 15 लाख, 15 लाख रुपए का मार्जिन रखा है बैंक, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भैया, ठीक है। मार्जिन इसको गोल्ड के प्रति भी रखा जाता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड आप 10 लाख रुपए का गोल्ड आपने लोन लेने गए गोल्ड के ऊपर, तो आपको 10 लाख का 10 लाख लोन नहीं देगा, उसका 30% मार्जिन बैंक अपने पास रखेगा, और उसका 30% छोड़कर जितना भी वैल्यू होगा एक सुनार बुलाया जाता है, और सुनार के द्वारा जितना भी वैल्यू उसमें पुट इन किया गया वो एक तरीके से आपको लोन अमाउंट दे दिया जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि राइज हो गया, अगर यहाँ पर समझो कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा इसका मतलब मान लो कि अभी 30% रख रहा था मार्जिन, अभी 40%, तो क्या लोग लोन ज्यादा लेंगे या कम लेंगे, कम लेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसकी संपत्ति का वैल्यू कम मिल रहा है, इसका मतलब लोन कम होगा। तो हम लोग बोलेंगे फॉल इन द डिमांड ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन लेने में कमी हो जाएगी, ऋण की मांग में कमी होगी, जिसकी वजह से सप्लाई में भी कमी होगी, सप्लाई में कमी होगी तो मनी सप्लाई में कमी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है। सारी चीजें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड है, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई का क्या रोल होता है, क्या मतलब ऑब्जेक्टिव रहता है, मैंने 2 चीज बताया था, क्या क्या बताया था, आरबीआई का 2 ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे गवर्नमेंट का 2 ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एक प्राइमरी रोल रहता है किसका, और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये दोनों, तो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन आपस में रिलेटेड है भाई। तो इन्फ्लेशन सेम उसी तरीके से, अगर मान लो मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लो कि पहले 30%, अब क्या कर दिया 10%, कि चलो भाई 10% ही रखेंगे हम लोग, इसका मतलब लोग ज्यादा गिरवी रखेगा,
है कि नहीं, ये ज्यादा लोन लेगा भाई, तो जिसकी वजह से राइज इन मनी सप्लाई होगा और एक तरीके से क्या कंट्रोल होगा, डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, हाँ हाँ, तो और सबके लिए क्यों होगा, जो गिरवी अमाउंट है उसी के लिए तो होगा। तो आप जब आप लोन लेने जाओगे तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखोगे ना, ऐसा थोड़ा ना कोई किसी के लिए भी लोन दे देगा आपको। वो अलग बात है कि जो एमएसएमई लोन है, जो आपको स्टार्टअप लोन है, वो अलग तरीके से मिलता है। ठीक है, ये बात समझना है। अब आगे देखो भाई, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, इधर देखो, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हो गया कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर द डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। आरबीआई क्या बोलती है भाई, आप सारे लोगों को क्या करोगे, पैसा दोगे, मतलब आपको स्कॉलरशिप भी देना है, आपको एजुकेशन लोन भी देना है, ठीक है, आपको फार्मर के लिए भी लोन देना है, एग्रीकल्चर, आपको इंडस्ट्री को भी लोन देना है, आपको टर्सरी सेक्टर में भी लोन देना है। मतलब अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग कोटा एक तरीके से फिक्स कर दिया गया है, ताकि वो जो भी पैसा दे वो सारे सेक्टर को, इसी तरीके से ना वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का, नहीं तो कोई एक एक क्षेत्र ज्यादा डेवलप नहीं कर जाएगा। तो आरबीआई इस पर भी नजर रखती है कि भाई जो क्रेडिट का बंटवारा जो किया जा रहा है किसके द्वारा, बैंकों के द्वारा, वो सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से क्वालिटी को ही बना के रखने के लिए किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। उसके बाद एक आता है मोरल सुसेशन, नैतिक। अब नैतिक, नैतिक जो दबाव होता है वो क्या होता है, नैतिक दबाव क्या होता है भाई, कि अगर हमने बोला कि आरबीआई ने बोला कि भाई ऐसा करो कि अभी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, हम रेट वेट घटा बढ़ा नहीं रहे, तुम अभी लोन ज्यादा मत दो, अभी इन्फ्लेशन है, तो लोन ज्यादा नहीं दोगे तो अपने आप ही मनी सप्लाई फिर कुछ दिन के बाद लोन देना शुरू कर देना। तो ये क्या है, नैतिक जिम्मेदारी किसकी, या फिर लोगों को ना ठगना, लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना, वो सब नैतिक जिम्मेदारी किसकी है, बैंक। अगर कोई ऐसा ना करे तो लोग जो है वो कहाँ कंप्लेन कर सकता है, मैंने कल बताया था ओम्बर्ट्समैन में। ओम्बर्ट्समैन एक कंप्लेनिंग क्या है, बॉडी है किसकी, आरबीआई की, जहां पर लोग जो है वो अपनी कंप्लेन को कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, मोरल सुसेशन मतलब नैतिक दबाव। इट इज लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक बाई टू फॉलो दिस डायरेक्टिव। ये एडवाइस देती है आरबीआई कि भाई जो जो हमने नियम कानून बनाए हैं, जो चीज आपको मैं बोल रहा हूँ वो आप करते जाइए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं लेकिन हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जैसे जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा आप करते जाइए, उससे क्या होगा, एक तरीके से क्वालिटी बना रहेगा। मतलब ये नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं। दूसरा चीज अगर देखा जाए, द बैंकर एडवाइस, बैंक क्या एडवाइस किया जाता है भाई, बैंक को एडवाइस कौन देता है, आरबीआई। तो आरबीआई नैतिक रूप से ये एडवाइस देती है कि वो लोन को रिस्ट्रिक्ट करे, लोन ना दे, कब, इन्फ्लेशन में, जब मुद्रास्फीति की सिचुएशन बहुत ज्यादा है तब आरबीआई ये एडवाइस देती है बैंकों को कि हम सीआरआर वीआरआर नहीं बढ़ा रहे घटा रहे भाई, लेकिन तुम लोन कम करो, लोन नहीं कम करोगे तो हम बढ़ा घटा देंगे, दिक्कत हो जाएगा फिर तुम्हें। तो इससे अच्छा है कि तुम एक तरीके से अपना क्या करो, कंट्रोल करो या रेस्ट्रिक्ट कर दो लोन देने। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर बैंक लोन देना बंद करे कुछ दिन तो इसका मतलब क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही मनी सप्लाई कम होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद आप लोन देना शुरू कर देना। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए, ये बोलती है कि लिबरल इन द लेंडिंग ड्यूरिंग द डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन के सिचुएशन में ये बोलती है, कौन बोलती है, आरबीआई ये बोलती है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा लोन दो ताकि इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल हो सके। समझ गए, तो ये चीज एडवाइस किया जाता है, मोरल सुसेशन मतलब नैतिक दबाव बनाया जाता है। अब एक है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, जैसे मान लो अचानक से एक दिन के लिए पैसा चाहिए, एक दिन के लिए पैसा चाहिए किसको, बैंक को, तो वो कहां जाएगा, आरबीआई के पास। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विंडो फॉर अ बैंक टू बोरो अ ओवरनाइट फंड। फिर अगले दिन ले लेगा भाई, अगले दिन नहीं दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा ज्यादा। मतलब एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर सीआरआर जमा रखना था, मान लो कि 1 करोड़ का सीआरआर आज उसको बैंक में आरबीआई के पास जमा रखना था, ठीक है, लेकिन लेकिन ये एसएलआर मेंटेन करना था, दोनों मिला के मान लो कि 3 करोड़ सीआरआर एसएलआर, क्यों, क्योंकि उसने सारा पैसा, आज कोई एक बड़ा ग्राहक आया था उसको वो लोन दे दिया, इसका मतलब पैसा की कमी पड़ गया उसके पास, अब कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई अचानक से भाई, तो वो क्या करेगा,
वो क्या करेगा, वो तुरंत आरबीआई पे भाई मेरे को लोन दे दे, कल मैं तुम्हें चुका दूंगा, कल डिपॉजिट आएगा उससे मैं तुम्हें दे दूंगा, ताकि वो अभी वो पैसा लेके सीआरआर और एसआरआर को मेंटेन करे। नहीं करेगा तो इसको अलग से फाइन देना पड़ेगा। इसे है वो जितना भी चाहे लगभग। हाँ हाँ हाँ, तो उसी पर डिपेंड, तो वैसा थोड़ा ना कि वो कुछ भी कर देगा। हाँ हाँ हाँ, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब लिमिट नहीं है तो कहीं लिमिट लिखा ही नहीं है तो मैं लिमिट कैसे बताऊं। हाँ 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 हाँ, उसी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या बोला गया, इमरजेंसी व्हेन द इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप, इंट्रोड्यूस इन, कब कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2011-12, ताकि जो है वो एक तरीके से अब मान लो कि वो या दूसरे बैंक से मांगने गया, तीसरा बैंक से मांगने गया, जैसे पहले आरबीआई पास नहीं जाएगा, पहले जो बैंक है मान लो एसबीआई के पास ये दिक्कत आया, ठीक है, तो वो पहले किसके, आरबीआई के पास नहीं जाएगा, पहले जाएगा मान लो पीएनबी के पास, भाई यार तेरे पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो दे दे मेरे को, तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा तो दे दे मेरे को, एक दिन पर काम चलाना है, अभी सीआरआर एसआरआर मेंटेन करने, तो नहीं तो आरबीआई झूठ में मेरे को परेशान करेगा। तो आरबीआई एक सास है जो अपने बहू को परेशान करता रहता है, ठीक है, समझ रहे हो। है उस समय नहीं लेगी, अगर लेकिन लेट करेगा तो फिर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, समझ रहे हो। तो फिर ब्याज, ब्याज अब वो तो डिपेंड करता है आरबीआई पर, वो कहीं फिक्स नहीं लिखा गया। फिर कौन, हाँ 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 हाँ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इसको जनरली क्या किया जाता है भाई, अभी हमने बताया इसका पर्पस क्या होता है, देखो लास्ट 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 लास्ट, उसके बाद पर्पस क्या रहता है, इमरजेंसी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, ओवरनाइट के लिए जरूरी, ठीक है। बोरोइंग लिमिट क्या है, करेंटली 1% ऑफ एनडीटीएल बोला गया है करेंटली, लेकिन इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, इसलिए मैंने बताया। एनडीटीएल का मतलब जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ है, आज मान लो 50 करोड़ डिपॉजिट हुआ, उसका 1% वो ओवरनाइट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रूप में ले सकता है, समझ में। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है, और ये वही पैसा होता है जितना जमा होता है, ठीक है, पैसा एक बैंक के पास। कोलेटरल, बैंक कैन यूज अ सिक्योरिटीज फॉर द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कोटा, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कोटा वगैरह कोलेटरल के रूप में रख सकता है, वैसे कोलेटरल मांगती नहीं जनरली, ठीक है, जनरली बैंक जो है आरबीआई जो वो दे देते हैं। हाँ बताइए। हाँ, तीनों में लिक्विड एसेट के रूप में रखेगा, गोल्ड नहीं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के रूप में, फॉरेन करेंसी नहीं आएगा, वो फॉरेन करेंसी होता है ना, फॉरेन करेंसी आरबीआई पे चले जाता, वो उसके पास मनी के फॉर्म में आएगा। अगर मान लो कोई एनआरआई ने जमा करा आज 50,000 डॉलर, तो वो रुपया के फॉर्म में दिखाएगा ना, यहाँ पे वो 50,000 डॉलर तो वहां चला गया, एक्सचेंज करके आरबीआई ने इसको पैसा दे दिया, और वो पैसा काउंट होगा, रुपया काउंट होगा, वो डॉलर तो चला गया कहाँ, आरबीआई के पास। ये जनरली हेल्प्स टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ द ओवरनाइट एंड इंटरबैंक रेट्स एंड एक्ट एज अ सीलिंग फॉर द बैंक मनी मार्केट, ठीक है, और एक मनी मार्केट के रूप में एक सीलिंग का काम, सीलिंग का मतलब क्या, ताकि उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और ताकि चीजों को सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सके, अगर कहीं अचानक से परेशानी हो गया एक दिन के लिए, तो वो एक चीजें इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये थैंक यू वेरी मच, ठीक है, समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चलिए, धन्यवाद।